तो वेडनेसडे सीजन 2 की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि किसी ने वेडनेसडे को बांध दिया है और वो किसी और के नहीं बल्कि एक साइको किलर के बेसमेंट में कैद है। लेकिन वो वहां तक पहुंची कैसे, ये बताने के लिए कहानी हमें 6 हफ्ते पहले लेके जाती है। नेवरमोर की छुट्टियां हो चुकी थी और वेडनेसडे अपनी शक्तियों पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। फाइनली उसके अंदर की शक्तियां उसके काबू में आ जाती है और तब वो अपने बचपन का सपना पूरा करती है, एक साइको किलर से मिलने का सपना। वो अपनी शक्तियों से उस साइको किलर के बारे में पता करती है जिसे आज तक कोई भी ढूंढ नहीं पाया था। लेकिन जब वेडनेसडे उस किलर के पास पहुंचती है तो उसे कुछ दिखता है और वो बेहोश हो जाती है। किलर ये सोचता है कि अब तो वेडनेसडे उसका शिकार बन जाएगी, लेकिन बेचारा ये नहीं जानता था कि बेचारा किसके बारे में बात कर रहा है। थोड़ी देर में वेडनेसडे और थिंग मिलके उस किलर को बेहोश कर देते हैं और फाइनली वेडनेसडे उस साइको किलर को पुलिस के हवाले कर देती है। और अब छुट्टियां खत्म हो चुकी है और वक्त आ चुका है नेवरमोर लौटने का। वेडनेसडे अपनी पूरी फैमिली के साथ नेवरमोर जा रही है। पक्सली भी बड़ा हो चुका है और उसके अंदर भी उसके अंकल फोस्टर की शक्तियां आ चुकी है, यानी कि बिजली के झटके। लेकिन फोस्टली का निशाना अब भी कच्चा है और वेडनेसडे चाहती थी कि उसके भाई का निशाना एकदम परफेक्ट बैठे ताकि वो अपने भाई की शक्तियों का इस्तेमाल कर सके। फाइनली वो लोग स्कूल दोबारा पहुंचते हैं और अब पक्सली भी वेडनेसडे के साथ नेवरमोर में पढ़ेगा। वो सब बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि नेवरमोर के पास के जंगल में क्या हो रहा है। वहाँ एक आदमी कौवे से डर के भाग रहा है। वो अपने वैन में जाके छुपता है और किसी को इन्फॉर्म करता है कि अगर मैं मर गया तो सारे सबूत तुम्हें पता है कि कहाँ है। लेकिन इससे पहले वो आदमी कुछ और कह पाता, उसके वैन में एक नहीं बल्कि कई सारे कौवे हैं और वो उस आदमी को मार देते हैं। इन सारी बातों से अनजान वेडनेसडे जब नेवरमोर पहुंचती है तो नेवरमोर पूरी तरीके से बदल चुका है। अब सब कोई उसके फैन बन चुके हैं। वेडनेसडे को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। तब बियांका उसे समझाती है कि तुमने नेवरमोर को बचाया तो अब तुम सबके नजर में हीरो। और उसके बाद उससे मिलने के लिए नेवरमोर का नया प्रिंसिपल बैरी आता है। बैरी वेडनेसडे को कहता है कि हमने तुम्हारी शान के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है जहाँ पर आउटकास्ट भी आएंगे, तो तुम्हें भी वहाँ पर आना पड़ेगा। पूरे स्कूल वाले वेडनेसडे से ऑटोग्राफ मांग रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे और ये सब उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। फाइनली वो अपने कमरे में पहुंचती है जहाँ पर इमेज उसका इंतजार कर रही है। इमेज भी उसकी तारीफ करती है, कहती है तुम एक हीरो बन चुकी हो। और ये सब सुन के वेडनेसडे को बहुत गुस्सा आ रहा है। लेकिन इससे पहले उन दोनों के बीच में और भी बातें हो पाती। वहाँ पर एजैक्स आ जाता है। याद है ना एजैक्स, जो कि इमेज का बॉयफ्रेंड था, लेकिन अब इमेज उससे मिलना नहीं चाहती। वो वेडनेसडे को बताती है कि उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो एजैक्स से प्यार भी करती है या फिर नहीं। उन दोनों के बीच में बातें हो रही है और वेडनेसडे अपना कबट खो रही है। लेकिन जैसी वो कबट खोलती है, कबट के अंदर से एक तीर बाहर निकलता है। अगर वेडनेसडे की जगह कोई और रहता तो वो तो मर ही जाता। अब वेडनेसडे ये पता करने की कोशिश करती है कि आखिरकार ये काम किसने किया है, लेकिन उसे वो आदमी दिखता नहीं है। एक बात तो कंफर्म थी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। इन सारी बातों से अनजान पक्सली अपने रूममेट के पास गया है। उसका रूममेट और कोई नहीं बल्कि यूजीन है। याद है ना वो प्यारा सा लड़का, लेकिन अब वो बदल चुका है। उसके अंदर एटीट्यूड आ चुका है और ये सब पक्सली को अच्छा नहीं लग रहा था। जहाँ एक तरफ पक्सली परेशान था, वहीं दूसरी तरफ वेडनेसडे भी, क्योंकि सारे स्कूल उसकी फैन बन चुकी थी और ये बात उसे पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन अभी तो बस एक शुरुआत है। थोड़ी देर में वहाँ पर प्रिंसिपल बैरी आता है और वो वेडनेसडे को ये बताता है कि हमने तुम्हारी मॉम को हमने हमारी स्कूल की कमेटी में शामिल होने का ऑफर दिया है। पहले ये जगह जेवियर की माँ की थी, लेकिन जब से जेवियर पे छोटे खून का इल्जाम लगा है तब से जेवियर और उसकी माँ यहाँ से जा चुकी है और इस साल जेवियर नेवरमोर में भी नहीं आएगा। ये सुन के वेडनेसडे को खराब लगता है। उसकी माँ नेवरमोर की कमेटी की हेड बनेगी या नहीं, ये सोचने के लिए उसे वक्त चाहिए था, तो इसलिए वो पूरी की पूरी फैमिली आज रात नेवरमोर में ही रुकेगी। मोर्टेशिया जानती थी कि शायद उसके फैसले से वेडनेसडे खुश ना हो, तो वो अपनी बेटी से बात करती है। वो अपनी बेटी को समझाती है कि तुम और पक्सली दोनों नेवरमोर में हो, तो मैं सोच रही थी कि हम दोनों भी यहीं रुक जाते हैं। मुझे पता है कि गुडी के जाने के बाद तुम्हें कोई भी सही रास्ता दिखाने वाला नहीं है। अगर मैं यहाँ पर रहूंगी तो मैं तुम्हारी शक्तियाँ कंट्रोल करने में तुम्हारा साथ दे सकती हूँ। वेडनेसडे कहती है आपसे ये नहीं होगा। तब मोर्टेशिया उसे अपनी बहन के बारे में बताती है। उसकी बहन यानी कि ओफेलिया। वेडनेसडे भी ये नाम सुन के चौंक जाती है, क्योंकि आज तक मोर्टेशिया ने कभी अपनी बहन के बारे में बात नहीं की थी, क्योंकि वो उससे नफरत करती थी उसकी हरकतों से। और अब मोर्टेशिया को वेडनेसडे के अंदर अपनी बहन दिखाई दे रही थी। वेडनेसडे की सारी हरकतें उसकी बहन से मिलती थी। वो अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वेडनेसडे उसकी बात नहीं
नहीं सुनती। वो जंगल की तरफ जा रही और तभी जंगल में उसे पुलिस दिखती है और वो आदमी भी। याद है ना, जंगल, कौवा, आदमी। अभी शहर में एक नया शरीफ आ चुका है, लेकिन वो भी वेडनेसडे को पसंद नहीं करती। वेडनेसडे और उस शरीफ के बीच में बात हो रही है। तभी वेडनेसडे ये देखती है कि एक साया उनके ऊपर नजर रख रहा है। वो साये का पीछा करती है तो पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि गैल्पिन है। गैल्पिन वेडनेसडे को कहता है कि जो आदमी मरा है उसका नाम है कार्ल और वो मेरे लिए काम करता था। उसके हाथों कुछ ऐसे सबूत लगे थे जिससे ये पता चल रहा था कि आउटकास्ट की जान खतरे में। वो तो मर गया है, लेकिन क्या तुम मेरी मदद करोगी? हम दोनों मिलके आउटकास्ट को बचा सकते हैं। लेकिन गैल्पिन के इस ऑफर को वेडनेसडे मना कर देती है। उसे पता नहीं था कि आगे क्या होगा। और वहाँ दूसरी तरफ एजैक्स न्यू स्टूडेंट को एक कहानी सुना रहा है, एक स्कल ट्री की कहानी। वो बताता है कि एक जीनियस बच्चा था, लेकिन उसके पास ज्यादा उम्र नहीं बची थी। तब उसने ये फैसला किया कि वो अपना खराब दिल बदलेगा और अपने दिल की जगह एक मशीनी दिल लगाएगा। उसने वैसा ही किया, वो जीनियस बन गया, लेकिन उसके अंदर सारे इमोशंस मर गए। उसके बाद वो नेवरमोर में आया और उसके एक्सपेरिमेंट ने पूरे नेवरमोर को खतरे में डाल दिया और एक दिन उसके एक्सपेरिमेंट ने उसे भी मार दिया। कहा यह जाता है कि वो आज भी स्कल ट्री के अंदर दफन है और जो बहादुर है वो स्कल ट्री में जाके उसके मशीने दिल की आवाज सुन सकता है। पक्सली ये फैसला कर रहा था कि वो स्कल ट्री जरूर जाएगा। जहाँ पर पक्सली ये सब सोच रहा था, वहीं दूसरी तरफ वेडनेसडे बहुत परेशान थी और सारे स्कूल वाले वेडनेसडे के फैन बन चुके थे। वेडनेसडे अपने कमरे में पहुंचती है और तब एमेट उसे बताती है कि जेवियर ने तुम्हारे लिए एक लेटर भेजा है और एक तोहफा भी। उस लेटर में ये लिखा है कि वेडनेसडे ने उससे बात नहीं की और अचानक जेवियर को सपने में कुछ दिखा और उसकी पेंटिंग बना के जेवियर ने वेडनेसडे को भेज दी है। वो लोग उस पेंटिंग को खोलते हैं। उस पेंटिंग में एक कौवा है, लेकिन ये कौवा क्या कर रहा है किसी के कुछ समझ में नहीं आता। तभी थिंग वेडनेसडे को बताता है कि किसी ने तुम्हारी नॉवल को चोरी कर लिया है। ये सुन के उसे बहुत गुस्सा आता है। ये वही अनजान दुश्मन है जो कि वेडनेसडे के पीछे पड़ा हुआ है और उसने वेडनेसडे से कहा है कि अगर तुम अपनी नॉवल को बचाना चाहती हो तो आज रात के फेस्टिवल में आ जाओ। वेडनेसडे फेस्टिवल में पहुंचती है, लेकिन वो अपनी नॉवल को बचा नहीं पाती और अब उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। प्रिंसिपल बैरी वेडनेसडे को स्टेज में आके सबसे बात करने के लिए कहता है। वो स्टेज में आती तो है, लेकिन सबकी बेइज्जती कर देती है। एमिट को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार वेडनेसडे इतने गुस्से में क्यों है। और वहाँ पर दूसरी तरफ फाइनली पक्सली उस स्कल ट्री की तरफ पहुंच जाता है और जैसे ही वो उस ट्री के पास अपने कानों को लगाता है तो उसे सही में उस लड़के की धड़कन की आवाज सुनाई देती है। वो डर के मारे जमीन में गिर जाता है और उसके हाथ से सारी बिजली जमीन में चली जाती है। याद है ना वो लड़का जिसका दिल मशीन का था? पक्सली की शक्तियों के कारण उसका दिल फिर से शुरू हो जाता है और वो जाग जाता है। अब वो पक्सली के साथ क्या करेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और इन सबसे अनजान एमेट वेडनेसडे को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त वेडनेसडे को कुछ दिखाई देता है। वो एक जगह में पहुंच जाती है, या मैं यूं कहूँ कि एक कब्रिस्तान में, जहाँ पर उसके सारे दोस्तों की कब्रें सब कोई मर चुके हैं और वहाँ पर कई सारे कौवे। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो तड़पने लगती है। थोड़ी देर के बाद उसे होश आता है। मोर्टिशिया उसे समझाती है कि अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल मत करो, अपनी शक्तियों का इतना इस्तेमाल मत करो, तुम उसे काबू नहीं कर पाओगी। लेकिन वेडनेसडे अपनी माँ की बात नहीं मानती। अब वो गैल्पन से मिलने के लिए जा रही थी, लेकिन जैसे ही वो गैल्पन के पास पहुंचती है तो देखती है कि गैल्पन को किसी ने मार दिया है। और उसी वक्त वहाँ पर इस शहर की नई शरीफ सैंटियागो पहुंच जाती है और वो वेडनेसडे को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाती, वहाँ पर गोमेस आ जाता है जो कि अब वो एक वकील बन चुका था और वो अपनी बेटी को छुड़ा लेता है। जहाँ पर एक तरफ शायद वेडनेसडे मुसीबत से बच चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ पक्सली यूजिन के पास जाता है और उससे फाइनली वो लड़का दिखाता है जो कि अब जिंदा हो चुका था। और अब यूजिन और पक्सली इतने बड़े राज को सबसे छुपा रहे हैं। और वहाँ पर दूसरी तरफ वेडनेसडे बहुत परेशान थी। वो एमिट को सब कुछ बता देती है, लेकिन एमिट उससे कहती है प्लीज इन सारी बातों से दूर रहो, इस साल मुझे स्कूल में बहुत मस्ती करनी है, मैं कल से ड्राइविंग भी सीखूंगी। वेडनेसडे एमिट को समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें मेरे साथ रुकना चाहिए, लेकिन एमिट मानती नहीं। वेडनेसडे समझ जाती है कि उसे खुद ही उस स्टॉकर को ढूंढना पड़ेगा। वो एक प्लान बनाती है कि वो ड्राइविंग क्लास में जाएगी जहाँ पर उसे कार मिलेगी और कार का इस्तेमाल करके वो टाइलर यानी कि हाइट से मिलेगी और उसके बाद वो अपने आगे का काम करेगी। उसके बाद फाइनली वो टाइलर से मिलती है, लेकिन टाइलर से उसे कोई जवाब नहीं मिलता। लेकिन टाइलर उसे धमकी दे देता है कि वो इनेट को छोड़ेगा नहीं, वो उसे जहाँ दिखेगी टाइलर उसे वहीं पर मार देगा। लेकिन चाले से वहीं पर नहीं चल रही थी, बल्कि स्कूल में भी प्रिंसिपल डैरी एक चाल चल रहा था। उसने बियांका को मोर्टिशिया के पीछे भेजा उसके साथ काम करने के लिए, क्योंकि बैरी ये चाहता था कि मोर्टिशिया अपनी माँ को कॉल करे और उसे यहाँ पर बुलाए। लेकिन क्यों? बैरी बियांका को ये करने के लिए कहता है कि तुम अपनी शक्तियों से मोर्टिशिया को काबू करो और उसकी माँ को यहाँ पर बुलाओ। बियांका पहले तो मना कर देती है और वो बैरी के ऊपर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है, लेकिन बैरी के ऊपर उसकी शक्तियों का कोई असर नहीं होता।
होता, बैरी उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा। अब प्रियंका मजबूर हो चुकी है। इन सारी बातों से अनजान जब वेडनेसडे अपने कमरे में पहुंचती है तो उसे वहां पर एमिट का फोन मिलता है और फाइनली उसके स्टॉकर से उसकी बात होती है। वो वेडनेसडे को बताता है कि मैंने एमिट और उसके नए बॉयफ्रेंड ब्रूनो को किडनैप कर लिया है। तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट है, अगर तुमने उन्हें नहीं बचाया तो वो मर जाएंगे। वेडनेसडे उस स्टॉकर के दिए हुए क्लू का पीछा करते हुए एक गुफा की तरफ पहुंचती है जहां पर उसे एक साया भी दिख रहा है, लेकिन वो फाइनली एमिट तक पहुंच जाती है और एमिट और ब्रूनो दोनों को बचा लेती है। फाइनली उसके सामने उसकी स्टॉकर आती है जो कि वेडनेसडे की सबसे बड़ी फैन थी। उसका नाम था एजेंस। उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया था ताकि वो वेडनेसडे को इम्प्रेस कर सके। वेडनेसडे उससे पूछती है क्या तुमने ही गैल्पिन को मारा है, लेकिन वो मना कर देती है और वो कहती है कि मैं आपका साथ दे सकती हूँ और हम दोनों मिलके उसके कातिल को पकड़ सकते हैं। वेडनेसडे अभी भी सोच रही है कि वो क्या करे, लेकिन उसे पता नहीं है कि आने वाले टाइम में उसे क्या क्या देखने को मिलेगा। याद है ना वो ड्राइविंग टीचर, वो नेवरमोर छोड़ के जा रहा है, लेकिन अब उसका सामना उसी कंकाल से होता है जो कि अब यूजीन के पास से भाग गया था। वो उस प्रोफेसर को मार देता है। वेडनेसडे की शक्तियां भी उस हादसे के बाद चली गई थी, तो अब उसके पास बस एक ही सहारा था, गुडी की बुक। वो उस बुक को लेने के लिए अपनी माँ के पास जाती है, लेकिन मार्टिशा उसे वो बुक देने से इनकार कर देती है। अब वेडनेसडे को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन एजेंट उसके पास आती है। वो कहती है कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। पहले तो वेडनेसडे मना करती है, लेकिन धीरे धीरे वो समझ जाती है कि उसे एजेंट्स की जरूरत है। वो एजेंट से पूछती है कि तुमने गैल्पिन का फोन अनलॉक कैसे किया था। एजेंट उसे अपनी एक दोस्त जोसेफी से मिलाती है जो किसी का भी रूप ले सकती थी। उसने गैल्पिन का भी रूप लिया और उसके फेस लॉक से उसके फोन को खोल दिया। गैल्पिन के फोन को खुलने के बाद गैल्पिन को ब्रैड का मैसेज मिलता है। याद है ना वो स्टार्टिंग वाला मैसेज कि अगर मैं मर गया तो तुम्हें पता है कि सबूत मेरे टेक्स्ट पे मिलेगा। लेकिन ब्रैड ने तो काफी साल पहले पुलिस छोड़ दिया था, यानी कि वो अपने घर की बात कर रहा है। वेडनेसडे पता करती है कि ब्रैड का घर कहाँ था, तो उसे पता चलता है कि उसका घर वहीं पर था जहाँ पर आज नेवरमोर के सारे स्टूडेंट जा रहे कैंप फायर के लिए। वो फैसला करती है कि वो भी जाएगी और उसके साथ एजेंट्स भी। उनकी इस ट्रिप पे पेरेंट्स भी आ सकते थे, तो कोमेस और मार्टिशिया भी वहाँ पर आई थी, लेकिन अब भी वेडनेसडे और उसकी माँ के बीच में लड़ाई चल रही थी और वहाँ पर पक्सली भी उस कंकाल को लेके आया था। सब कोई बहुत खुश थे, लेकिन थोड़ी देर में उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर आउटकास्ट के साथ नॉर्बी भी आए। उन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, लेकिन वेडनेसडे को तो किसी और ही चीज की तलाश थी। दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है कि यहाँ पर कौन रुकेगा। तब वेडनेसडे ये कहती है कि हम दोनों के बीच में, यानी कि नॉर्बी और आउटकास्ट के बीच में एक मुकाबला होगा। दोनों टीम को एक एक अंडा दिया जाएगा और दोनों टीम को अपनी टीम का अंडा लेके टावर पे रखना है और जो ये कर देगा वो जीत जाएगा। मुकाबला होता है और इस मुकाबले में वेडनेसडे की टीम जीत जाती है। कमांडर अपनी टीम को लेके वहां से चला जाता है, लेकिन वो लोग ये फैसला करते हैं कि वो आउटकास्ट को कैंप से हटा के ही रहेंगे। इन सब से अनजान वेडनेसडे फाइनली ब्रैड के घर जाती है, जहाँ पर उसे एक नाम मिलता है, लुइस। उसे लगता है कि शायद यही नाम इन सारे कारनामों के पीछे है, लेकिन वो उसे ढूंढेगी कैसे। उसे कोडी की किताब की जरूरत थी। वो अपनी माँ के पास जाती है। मोर्टिशिया वेडनेसडे को कहती है ठीक है, अगर तुम्हें किताब चाहिए तो मुझसे तलवारबाजी में जीत के दिखाओ। दोनों के बीच में मुकाबला होता है और ये मुकाबला मोर्टिशिया जीत जाती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके पीछे वही ज़ॉम्बी है। पक्सली के कैद से भाग गया था, लेकिन इससे पहले वो मोर्टिशिया को मार पाता। वेडनेसडे उसे मार देती है। थोड़ी देर में ये बात सबको पता चल जाती है। वहाँ पर पुलिस भी आती है, लेकिन साथ ही साथ वेडनेसडे एक साइको भी देखती है जिसके कंधों पे कौवा बैठा हुआ है। अब वेडनेसडे को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने सवालों के जवाब कहाँ ढूंढे। तब वो ये फैसला करती है कि वो उसी जेल में जाएगी जिस जेल में टाइलर कैद है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वहाँ क्या चल रहा है। वहाँ टॉनहिल भी पहुंच चुकी है और उसने एक बार फिर से टाइलर को अनलॉक करके हाइड बना दिया है। इन सब से अनजान वेडनेसडे फाइनली अपनी नानी को बुलाती है ताकि वो उसका साथ दे सके, लेकिन इससे पहले उसकी नानी और वेडनेसडे कुछ पता कर पाती। याद है ना वो कौवा, वो सबूत को लेके चला जाता है। अब वेडनेसडे को मजबूरी में अपने अंकल फेस्टर को बुलाना पड़ता है। वो अपने अंकल से ये कहती है कि आप उस जेल में जाएंगे और वहाँ से मेरे लिए कुछ लाएंगे। बातों ही बातों में अंकल फेस्टर वेडनेसडे को ये बताता है कि मैंने ये काम तुम्हारी माँ के लिए भी किया है, जब तुम्हारी माँ की बहन ओशेलिया उस जेल में कैद थी। ये सुन के वेडनेसडे को अजीब लगता है कि आंटी ओशेलिया जेल में क्यों कैद थी। उसके बाद फोस्टर वेडनेसडे को ये बताता है कि इससे पहले वो ओफिलिया को वहाँ से निकाल पाता, वो वहाँ से भाग गई। लेकिन इस वक्त वेडनेसडे के पास ये सब सोचने का वक्त नहीं था। वो फेस्टर से कहती है कि जाइए जेल। फेस्टर जेल तो जाता है, लेकिन वहाँ पर कुछ कर नहीं पाता क्योंकि उससे पहले पुलिस उसे पकड़ लेती है। अब सब कुछ वेडनेसडे को अकेले ही करना था। वेडनेसडे अपनी माँ के पास जाती है और उससे पूछती है कि आपने मुझसे राज क्यों रखा, अनऑफिशियल विंडो हिल्स में क्यों गई थी। तब उसकी माँ उसे बताती है कि ये मेरा नहीं तुम्हारी नानी का फैसला था। आज से 20
साल पहले तुम्हारी आंटी ने अपनी शक्तियों का इतना इस्तेमाल कर लिया कि उसका खुद पे काबू नहीं रहा। तब तुम्हारी नानी ने उसे विंडो हिल्स के जेल में भेज दिया। इससे पहले उन दोनों के बीच में और बात हो पाती, वहाँ पर वेडनेसडे की नानी आ जाती है और वो वेडनेसडे को एक नाम बताती है जो उसके मकसद को पूरा करने में काम आएगा। वेडनेसडे तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन मार्टिशिया ये समझ चुकी है कि उसकी माँ वेडनेसडे को बिकार रही है। वो अपनी माँ से पूछती है कि आप वेडनेसडे का साथ छोड़ने का क्या लेगी, तो उसकी माँ ये कहती है कि अगर तुम गुडी की बुक वेडनेसडे को वापस दे दो तो शायद मैं तुम्हारी बात मान सकती हूँ। मार्टिशिया को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और वहाँ दूसरी तरफ फाइनली फोस्टर विंडो हिल में पहुंच चुका था। उसका मकसद बिल्कुल साफ था, उसे लुइस को ढूंढना था। जहाँ एक तरफ फेस्टर अपना काम कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ वेडनेसडे विंडो हिल में आने की तैयारी कर रही थी। लेकिन उससे पहले वो वहाँ आ पाती, कौवों का वो झुंड याद है ना, वो पूरे स्कूल पे हमला कर देता है और वेडनेसडे उसी साय को स्कूल के अंदर भागते हुए दिखती है। वो उसका पीछा करती है तो वो स्कूल के नए म्यूजिक टीचर कैबरी के केबिन में पहुंच जाती है, जहाँ पहले से विंडो हिल की नई साइकाइट्रिस्ट फायरबर्न मौजूद है। अब उसे शक हो रहा है कि वो साया कौन है, फायरबर्न या कैबरी, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं। एक तरफ वेडनेसडे परेशान थी और दूसरी तरफ फेस्टर लुइस को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अपनी नानी की मदद से वेडनेसडे ये पता करती है कि उसके ख्याल में जो कब्रिस्तान आया था वो किसका है। उसे पता चलता है कि ये अगस्ती नाम के एक आदमी का है। कई साल पहले ये नॉर्बी नेवरमोर में पढ़ाता था। उसकी बीवी तो मर चुकी थी, लेकिन उसकी एक बेटी थी। अब वेडनेसडे ये नहीं समझ पा रही थी कि आखिरकार उसे ये अगस्ती मिलेगा कहाँ। जहाँ पर एक तरफ वेडनेसडे फंसी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ फेस्टर जब लुइस को ढूंढने जाता है तो वहाँ की डॉक्टर लाइटबर्न उसे कैद कर देती है। वेडनेसडे को ये बात थिंक जाके बता देता है। अब वेडनेसडे को कैसे भी अपने अंकल को बचाना था। उसे पता था कि कैबरी विंडो हिल के पेशेंट को आज म्यूजिक सुनाने के लिए जरूर जाएगी। तो वेडनेसडे, अगिंस और एमेट ये फैसला करते हैं कि वो उस जेल में जाएंगे। फाइनली वेडनेसडे विंडो हिल्स में पहुंच जाती है। वो अपने अंकल को आजाद करती है और उस ज़ॉम्बी को भी। ज़ॉम्बी पूरे हॉस्पिटल में भगदड़ मचा देता है और वेडनेसडे और फेस्टर अब लुइस के पास जा रहे हैं। वो एक सेल में जाते हैं और तब वेडनेसडे को पता चलता है कि लुइस कोई इंसान नहीं बल्कि एक प्रोग्राम है। विंडो हिल्स में आउटकास्ट के साथ बहुत गलत हो रहा था। वो लोग आउटकास्ट को पकड़ते थे और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे। वेडनेसडे को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब किसने किया, और तब उसका सामना होता है अगस्ती की बेटी से। वो वेडनेसडे को बताती है कि मेरे पिता अगस्ती और मेरा एक ही सपना था कि हम भी आउटकास्ट बने, हमारे अंदर भी शक्तियां आए। तो हमने आउटकास्ट को पकड़ना शुरू किया और कोशिश की कि उनकी शक्ति अपने अंदर ट्रांसफर कर ले। और देखो आज मैं परिंदों पे काबू कर सकती हूँ, इसलिए ये कौवे मेरी बात सुनते हैं। वेडनेसडे समझ जाती है कि ये सही नहीं है, तो फेस्टर और वेडनेसडे सारे आउटकास्ट को आजाद कर देते हैं। वो अगस्ती की बेटी के ऊपर हमला कर देती है। पूरे हॉस्पिटल में भगदड़ मच जाती है। वेडनेसडे सबको लेके वहाँ से भाग रही है, लेकिन उसे पता नहीं था कि टॉन हिल भी मौके का फायदा उठा के टाइलर को आजाद कर देती है। लेकिन टाइलर टॉन हिल को मार देता है और अब वो वेडनेसडे के पीछे है। ठहरिए जरा, आपको वो ज़ॉम्बी याद है ना, वो भी इसी हॉस्पिटल में था और वो इंसानों को खा खा के लगभग इंसान बनता जा रहा है और वो फायरबर्न और एक मरीज को भी मार देता है। इन सब से दूर फाइनली टाइलर और वेडनेसडे का सामना होता है और इस बार टाइलर वेडनेसडे को घायल करके वहां से भाग जाता है। तो क्या वेडनेसडे इस दुनिया से जा चुकी है? सब्र रखिए, पार्ट 3 भी आएगा जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।